हम लोग पिछले 35 साल से इस भवन को देख रहे हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि ये भवन किसी का नहीं हुआ है और इसमें नीतीश कुमार भी अछूता नहीं रहेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए झा जी, आपने तो बहुत सारी बातें कही। मैं इसमें दो चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार को जो जनादेश मिला था उस पर वो कायम रहते तो एक इतिहास रचते। इतिहास ऐसे रचते कि उन्होंने तो इस गलतफहमी में कि वो चारों हाउस के मेंबर बन जाएं, ऐसा कहा उन्होंने ना जी कि हाँ, हम चाहते थे राज्यसभा। लेकिन उनको नहीं पता कि इकरा हसन के फादर मुनव्वर हसन वो यंगेस्ट स्टेज में चारों हाउस के मेंबर रह चुके थे। राजनाथ सिंह भी रहे चारों हाउस के मेंबर, मोहन सिंह जी रहे, तो बहुत लोग रहे मेंबर। ऐसा नहीं कि वही रहने वाले हैं, बहुत से लोग रहे। लेकिन वो एक चीज़ होता कि जो पवन चामलिंग के बाद वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा लंबे टेन्योर वाले चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, वो सूची में शामिल हो सकते थे, जिसमें नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और पवन चामलिंग, गेगांग अपांग, ऐसे लोगों की सूची में, और ज्योति बसु उसकी सूची में शामिल होते। लेकिन उन्होंने तो ऐसे मौके पर कि जनादेश हासिल करने के बाद भी उन्होंने किन कारणों से कैसे किया है, इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या आपने की। लेकिन ये विशुद्ध अवसरवाद और कैसे हुआ है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे जब ये आएंगे और यहाँ चार्ज लेंगे तब ये व्याख्याएं होंगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जनादेश हासिल करने के बाद। देखिए बीच की जो राजनीति चलती हम सब लोगों ने देखा है जी। कि चाहे वो लालू प्रसाद रहे हो या इवन कर्पूरी जी रहे हो या जगन्नाथ मिश्रा रहे हो या फिर जो पहले चीफ मिनिस्टर हुए वहाँ से लेकर के देखिए कि अनुग्रह बाबू की इतनी लॉबिंग थी लेकिन वो नहीं बन पाए चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, तो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर से अब तक देखेंगे तो बहुत स्मूथली सब नहीं बन गए। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री बनने का दौर अलग होता है, लेकिन आप बन के छोड़ करके और आप राज्यसभा में आई, ये मुझे नहीं याद आता कि कोई और उदाहरण होगा ऐसा। तो ये उन्होंने, मुझे लगता है कि जो एक विश्वासघात की राजनीति वो लगातार करते रहे लोगों के साथ, ये उनके साथ भी यही हुआ है। और कई ऐसे समीकरण हैं, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि कोई छत्रप कहीं नहीं रहना चाहिए एनडीए में भी, बिल्कुल उसका ही एक हिस्सा है। क्योंकि बीजेपी में कोई छत्रप नहीं रहा, आखिरी छत्रप शिवराज सिंह चौहान थे, जी। है ना। योगी उस तरह के छत्रप नहीं है, लेकिन शिवराज का तो बहुत लंबा टेन्योर मुख्यमंत्री के तौर पर बीता। नीतीश कुमार के बारे में एक किताब जय जेटली साहब ने लिखी है। जय जेटली से आप भी बहुत जी जी बिल्कुल वाकिफ हैं। नहीं, मैंने तो देखा है। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस से वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार कभी भी जॉर्ज फर्नांडिस के कारण ही वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, समता पार्टी बनी थी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं नीतीश कुमार को तब से जानता हूँ जब वो कृषि राज्य मंत्री थे जी। और कृषि राज्य मंत्री भी वो लालू की कृपा से बने थे। हाँ, और वो लालू को मुख्यमंत्री बनाने भी उनकी भूमिका रही है और उनके करीबी लोगों में रहे। तो नीतीश कुमार जी के साथ तो हमेशा ये रहा कि वो कभी भी भरोसेमंद नहीं रहे। दूसरी चीज़, वो जात बिरादरी की राजनीति करते रहे और उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे आदमी को जिस जिस एम्बेरसमेंट के साथ रखा, वैसा तो जॉर्ज के साथ उनके विरोधियों ने भी नहीं किया। बिल्कुल। मतलब इंदिरा गांधी का जो एक तस्वीर छपती इमरजेंसी में कि ऐसे वो हथकड़ी लगाए हुए, उससे भी ज़्यादा बुरे ढंग से कि जॉर्ज साहब रोए हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि पूरा उनको इतना एम्ब्रेस कभी नहीं किया पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनके। तो समाजवादी धारा में संभवतः ये अकेले व्यक्ति हैं जो क्लेम करते हैं समाजवादी धारा के, लेकिन समाजवादी धारा में तो डॉक्टर लोहिया उन लोगों में थे कि केरल में थानू पिल्लई की सरकार को उन्होंने कहा कि साहब ये अभी इसने लाठीचार्ज किया है, सरकार को ख़त्म करो। तो सरकारों के प्रति समाजवादी धारा के में खासतौर पर लोहिया का कभी बड़ा उत्साह नहीं रहा। वो सरकारों को सेवा का एक माध्यम मानते थे। और इन्होंने, जितना मैं देख पाया, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में केवल एक चीज़ है जिसको लोग याद करेंगे
वो है शराबबंदी। जी। उसके लिए एक पॉलिटिकल बिल लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें शुरू हुई हैं, जिस तरह का माफिया लोगों के साथ संबंध बनाए रखना या जिस तरह के अवसरवाद, तो मुझे लगता है कि अवसरवाद का जो एक्सट्रीम है उनको इतिहास रचने से रोकता है। और इसलिए वो समाजवादी धारा के लोग भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार हमारे थे। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं। और इस भवन में जब वो आ रहे हैं तो मुझे बड़ा चिंता ये हो रही है, क्योंकि इस भवन में आने वाले का कभी मतलब जो इतिहास, खास तौर पर जो 77 के बाद की जो हिस्ट्री है इस बिल्डिंग की, जी। वो ये है कि इस भवन में जो आया वो समझिए कि वो ऊपर नहीं चढ़ा है, वो कभी ऊपर चढ़ा ही नहीं, वो नीचे आया। और आज का जो राजनीतिक समीकरण राज्यसभा का है, आप देख लीजिए, जहाँ सोनिया गांधी बैठी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, जहाँ जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खुद देवगौड़ा बैठे हुए हैं जिस हाउस में। जी। उस हाउस में नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से ज़्यादा कुछ कहेंगे, ये हरबंस जी से ज़्यादा कुछ कह लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। क्योंकि वो भी अगर बोलेंगे तो वो अपने मन से तो कोई ऐसी बात रखने वाले हैं नहीं, ना कोई ऐसी बड़ी भारी उपलब्धि है, और वो खेती बाड़ी या जो इस तरह के जो समीकरण है उसमें कुछ के बारे में कुछ बोल पाएंगे, ये भी संदेह है मुझे। तो मुझे लगता है कि एक मौन दृष्टा के तौर पर वो हाउस में भी बैठेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस हाउस को 87 से मैं देख रहा हूँ, उस हाउस में पता नहीं कितने लोग आए गए, लेकिन जो मौका मिल रहा है उनको अगली सीट पे ज़रूर बैठने का मौका मिल जाएगा करिए, लेकिन उस अगली सीट का क्या होगा? अगली सीट पे तो आरसीपी सिंह को भी बिठाया था उन्होंने जो, जी। और उससे आगे ड्राइविंग सीट पर उन्होंने हरवंश जी को बिठाया था। बिल्कुल। तो ये नहीं, तो मुझे लगता है कि जाजी, मुझे इस बिल्डिंग के हिसाब से मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि जो बिहार से उन्होंने फैसला किया अपने बारे में, वो उनके पूर्ण पतन का एक पत्थर रख उठा है। इसको और क्या बोलेंगे कि ये निर्णय उनका अपना है या किसी दबाव में है? अपना तो नहीं लगता, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री केवल राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आए। देखिए, अगर उन्होंने कोई ऐसा सौदा किया हो कि भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो 11 साल में कोई बना नहीं अब तक। जी। एक से एक मौके आए, और उसका मौका सबसे बढ़िया था मई 2024 में, तब भी वो बार्गेन कर सकते थे। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मौका नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उपराष्ट्रपति बनने का एक मौका इनको आया था, तो अगर वो चाहते तो अब उपराष्ट्रपति का भी मौका नहीं, 5 साल के लिए वो भी खाली नहीं है, राष्ट्रपति भी बनने का कोई मौका नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर मिनिस्टर बनेंगे अगर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते तो अलग बात है। क्योंकि ये तो सबने देखा है कि उनका जो झगड़ा आरसीपी सिंह से हुआ, मिनिस्टर बनने को लेके ही हुआ था। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा। जी जी जी। देखिए, पहली चीज़ तो झा जी, इस भवन का, क्योंकि मैंने बड़ा अध्ययन इस भवन पे किया है, तो पहला तो ये कि इस भवन का संबंध 3 महान नायकों से रहा जी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी। लेकिन एक राजनेता के तौर पर इस भवन ने अगर संरक्षण दिया किसी को तो नेहरू थे, क्योंकि उनके पूरे टेन्योर में बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट जो रही 17 साल की, वो इस भवन ने उनका साथ दिया। लेकिन उसके बाद 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस को इस बिल्डिंग को खाली करना पड़ा। आज भी अगर आप जाएंगे तो दिल्ली पत्रकार संघ का ऑफिस है, ऐसे समय कई ऑफिस हैं यहाँ, तो उनमें अगर आप देखेंगे तमाम कुर्सियाँ जो पुराने, उसके पीछे लिखा हुआ AICC। जी। खुद जनता पार्टी के जो बिल्डिंग ये रही, इसके बाद जो विभाजन हुआ और निजलिंगप्पा के कब्जे में बिल्डिंग आई, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे ये दशक 1969 के बाद पहला जो इस बिल्डिंग में जो पहला हिंदुस्तान के पहला गठबंधन, महागठबंधन जिसको कहेंगे, वो इसी भवन में तय हुआ जी। और 69 के बाद जो गठबंधन तय हुआ उसमें जनसंघ का हिस्सा बनी कांग्रेस, हो यानी निजलिंगप्पा की कांग्रेस,
और 1971 में इन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और इन लोगों को इतने वोट भी नहीं मिले कि बता सकें। जी जी तो आप समझिए इसका मतलब कांग्रेस की विभाजन के बाद पहला फैसला ही हुआ। तो इसके बाद इस भवन को सुटेबल रहा 75 में जब जनता पार्टी बनी जी तो भी उसका केंद्र बिंदु यही भवन रहा। और जनता पार्टी में कई टुकड़े हो गए, बीजेपी वापस चली गई। इसके बाद जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी अध्यक्ष बने रहे और ये भवन उन्हीं के पास रहा। इसके बाद जो है उसका जो हिस्ट्री रही आगे की, जनता पार्टी का अजीत सिंह के साथ समझौता हुआ और अजीत सिंह को काफ़ी कुछ दारोमदार सौंप के यहाँ चंद्रशेखर जी ने गए और इसके बाद जनता दल बना तो जनता दल का भी हेडक्वार्टर रहा। तो जनता दल के भी कई खंड हुए। आप देखिए आज भी जनता दल के एक खंड में मतलब जो बहुखंडी जनता दल बना उसमें एक खंड लालू प्रसाद के पास गया, एक खंड बीजू पटनायक लेके गए, कुछ और लोग लेके गए। ऐसा खंडों में बटा और बाद में जब लालू प्रसाद के हाथ से गया तो ये जनता दल यूनाइटेड हो गया। तो उसी धारा में चला आ रहा। तो अगर आप उठा के देखेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जो भी पनपे हैं जनता दल में रहते, जनता दल यूनाइटेड बनाया उन्होंने, तो उनके साथ क्या रहा, जाज साहब से लेके सारे प्रोमिनेंट लोग, एक समय में मुलायम सिंह यादव भी इनके साथ रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पूरा धारा देखेंगे तो कोई किसी के साथ रहा नहीं। तो एक्चुअली क्या रहा कि ये फिर अकेले पड़ गए। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इनके पास कोई भी प्रोमिनेंट लीडर नहीं, इवन अपना रिश्तेदार जो थे आरसीपी सिंह भी नहीं है। तो ये है, तो ये भवन अपने आप में एक अभिशप्त भवन है। मैं कहता हूँ ये अभिशप्त भवन है ये। और ये अभिशप्त भवन उनके जो एक जिसको कहिए कि मास लीडर जिसके ये थे, जिस पार्टी के, वो टूट गया। वो इनको कितना संरक्षण देगा इस बारे में कुछ कहना हम लोग जर्नलिस्ट इसलिए हमारा कुछ कहना हम तो कहना संभव नहीं है। लेकिन वाकई ये बहुत अभिशप्त भवन है और इससे उनको कोई राजनीतिक शक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आगे राजधानी की राजनीति में उनको क्या मौका मिलता है, क्या करने जाते हैं। ये मैं इसमें जी एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। तो 1947 में ये बिल्डिंग जो है ये बेसिकली ये पूरी बिल्डिंग जो एक्चुअल प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी ने इस भवन को 1947 में बम्बई कांग्रेस ने खरीद के उनको गिफ्ट दिया था और एस के पाटिल उस समय अध्यक्ष थे उनके, और 7 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदी गई थी। और ये बिल्डिंग जो है एकड़ों में है। और जो खरीदी गई ना उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पुनर्वास मंत्रालय के पास थी, क्योंकि इसका जो बनाने वाला नवाब था वो पाकिस्तान चला गया था। तो इसको जो रिहेबिलेशन मिनिस्ट्री है, जो जिसके खुद सरदार साहब थे जिसके नेतृत्व में थे, तो ये उन लोगों ने खरीद लिया था, ले लिया था। तो ये भवन एरिया बगल का जो हिस्सा है वो भी इसी के साथ का है। तो ये उस समय लिया गया था, तो ये चला। तो इसके बाद 1952 में ही जो अभी आज जहाँ बना है, तो नेहरू जी के पीरियड में वर्किंग कमेटी ने तय किया था कि हम आईपी स्टेट पे एक हेडक्वार्टर अपना बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल संसद से सटा हुआ है, भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसमें ठीक से विचार मंथन ये सब हो सके। तो ये सब इसकी लाइब्रेरी भी जो है मूल लाइब्रेरी है कांग्रेस की लाइब्रेरी। तो ये वहाँ से इलाहाबाद से आई थी। अभी जो लाइब्रेरी की स्थिति है बहुत दयनीय नहीं, इसलिए है क्योंकि अब ट्रस्ट की ही स्थिति दयनीय है, किराए ही नहीं लोग देते हैं, संसाधन नहीं है, ट्रस्ट के साथ दिक्कत है। हालांकि अभी भी कांग्रेस के ही नेता है दिनसा पटेल जो इसके अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, इसका गुजरात में रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसका एक और भी शायद आपके ही मुख से सुना था जी, ये सरदार पटेल और गांधी। जी बिल्कुल, ये जो भवन है जी ये गांधी जी भी यहाँ आए, क्योंकि 47 में लिया गया, तो गांधी जी तो 48 तक थे ही। तो सरदार साहब के साथ यहाँ आए और जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग का जो ऊपर स्टेयर है उससे ऊपर गए वो। और इस बिल्डिंग में निजलिंगप्पा भी बैठे। इस बिल्डिंग में जो है यूएन ढेबर जो है काफ़ी समय तक रहे। और पहला लोकसभा जो चुनाव था वो लाल बहादुर शास्त्री ने इसी भवन में रात गुजार के यहाँ से संचालन किया चुनाव का, क्योंकि चुनाव के सबसे प्रमुख कर्ता धर्ता वही थे, वो पूरी रात रहते थे यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे किस्सों से भरी हुई ये बिल्डिंग है। यहाँ कई पत्र पत्रिकाएँ भी इस बिल्डिंग से निकली हैं।
लेकिन वो अभी अतीत की बात है। लेकिन 69 के बाद से ये अभिशप्त इमारत ही कही जाती है। और इसमें आमतौर पर जितने भी आप देखेंगे बिल्डिंग जो है वो भवन बहुत सारे हैं। हाँ, एक बड़ा ऐतिहासिक ये जो सामने है, ये सीलभद्र याजी यहाँ बैठा करते थे, मैं बहुत बार मिला हूँ उनसे। ये फ्रीडम फाइटर्स का ये यहाँ एक हो रहा है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आते थे यहाँ। तो ये कह सकते हैं कि ये जो इमारत में से एक ये जो हिस्सा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्वामी अग्निवेश की भी पूरी अग्निवेश, राजनीति यहीं चली, यहीं से शुरू हुई थी। और कैलाश सत्यार्थी यहीं बैठते थे। और यहाँ पीछे की तरफ जो है, कैलाश सत्यार्थी को इतना बड़ा हाँ, नोबेल प्राइज मिला। तो ये सब लोगों का पूरा जो एक तरह से सेंटर ये बिल्डिंग रही है। लेकिन अग्निवेश को अंत में पिटाया भी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या है कि ये जंतर मंतर का यहाँ होने के नाते और उसमें सब कुछ खुला हुआ था, तो ये पूरा सेंटर हुआ करता था एक समय में। तो अब यही कह सकते हैं कि हमारी शुभेच्छाएं हैं उनके साथ कि ये भवन उनके लिए अच्छा फल दे। आभार।